अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। दोनों ने ही आज बड़े फैसले किए हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज के इजलास के बाद आज काबीना इजलास में बड़े फैसले किए हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का ऐलान कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया, फिर वापस भी ले लिया। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का उसूली फैसला कर लिया है, जबकि फॉरेन फंडिंग केस की मजीद तहकीकात FIA करेगी। हमने दो चीज़ों का आज फैसला दिया है। एक डिक्लेरेशन जिसकी हुकूमत पाबंद है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, पार्टी ऑर्डर के कानून के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उस डिक्लेरेशन का असूली फैसला हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार है जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। दूसरा असूली फैसला ये किया गया है कि जितने इसके अंदर क्रिमिनलिटी के आंसर हैं इस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के, वो ये कानूनी और आइनी दायरा कार है FIA का। बाकी जो FBR है या स्टेट बैंक है या NAB है उसके मुताबिक इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो और उसके अंदर जो प्रोसीजर है वो आइन और कानून के मुताबिक फॉलो किया जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया। फिर इमरान खान ने खिताब भी किया, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी की, अपना दिफा भी किया। इसके अलावा आज दिन में यह खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर कर दिया है। कई घंटों तक यह खबर मीडिया पर चलती रही, रेफरेंस के मंदरजात भी सामने आ गए, मगर फिर तहरीक इंसाफ ने कोई तरदीद भी नहीं की और शाम में खबर आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस को रोका है, मजीद शवाहिद साथ लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में रद्द बदल के नकात डालकर दोबारा रेफरेंस दायर करेंगे। तो कुछ एविडेंस उसकी रुक गई थी, वो आज डाला था लेकिन उसको रोका है। उसमें 2-4 एविडेंस और जो है जिस तरीके से इन्होंने जजमेंट चेंज किया कल, वो बहुत बड़ा ऑफेंस है कि पहले इन्होंने मीडिया को और फैसला दिया, बाद में फैसला बढ़ा के और दे दिया। तो वो अब हम उसको जो है वो लगा के साथ तो वो दोबारा जो है फाइल होगा। हुकूमत ने क्यों ये फैसला किया, काबीना में लंबी बहस हुई, उसके बाद कैसे फैसला कर लिया सुप्रीम कोर्ट जाने का। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो इमरान खान के एक और हालिया जो इल्ज़ाम है उसका भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आई विटनेस है इस बात के कि क्या न्यूट्रल्स ने यानी फौज की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम आया था। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये जो न्यूट्रल्स वाला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला, इस पर तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आज काबीना ने जो फैसला किया है, आप आर्टिकल 17 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इसको भेज भी रहे हैं जिसने 15 दिन में फैसला करना है, जाहिर इसमें लिखा हुआ है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन देती है कि कोई सियासी जमात है जो कि ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ यानी कि सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ वो इस तरीके से उस मैनर में ऑपरेट कर रही है, आप तो फिर इमरान खान साहब को क्लीन चिट दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेज रहे हैं ना। कैसे साबित हो गया कि 500, 1000 डॉलर के अगर उन्होंने फंड ले लिए या रुमेता शेट्टी साहिबा से भी कोई 13,500 डॉलर ले लिए जिनके मियाँ का ओरिजिन पाकिस्तानी है, कि उन्होंने पाकिस्तान की सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह ये अभी फरमाया है। देखें, हमें जो रुजू करना है हमने सुप्रीम कोर्ट को, वो एक कानूनी जो है कार्रवाई है या हमारी एक ऑब्लिगेशन है, वो हमें मौजूदा हालात में उनकी तरफ जो है हम रुजू करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो मुख्तलिफ शवाहिद हैं या मुख्तलिफ जो एविडेंस का सिलसिला है या किसी ने किस वक्त क्या किया जो इस फैसले में दर्ज है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है हम साथ करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन सीधी सादी बात है, हमने कोई जो है कोई खुद इसमें कोई ऐड नहीं किया। ये एक जो है वो जो इब्तदाई मेंबरान होते हैं किसी सियासी पार्टी के, इस तरह अकबर साहब ने जो है दायर किया आज से 8 साल कबल ये सारा कुछ जो है, और उन्होंने सारे शवाहिद और एविडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की। और उस के ऊपर अगर ये इसमें कुछ भी नहीं था और इसमें कोई एविडेंस जो है वो क्रेडिबल नहीं थी, तो 8-9 दफ़ा इसकी एडजर्नमेंट जो है ज़बानी भी और इन राइटिंग भी जो है ओवर द ईयर्स जो है वो PTI ने ली।
اور اب جو ہے جس دن یہ فیصلہ آیا ہے بڑے مقتدر جو حضرات ہیں پی ٹی آئی کے، جن میں شیخ رشید صاحب ہیں، جن میں چودھری فواد صاحب ہیں، اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے حق میں آیا ہے اور ہمارے متعلق جو ہے اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے اس کے متعلق جو کچھ کہا اپوزیشن نے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے بلکہ خوشی کا اظہار اس پر ظاہر تحریک انصاف کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر رہے ہیں، اس فیصلے پر احتجاج بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس فیصلے سے ظاہر ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ لی. ووٹون کرکٹ کے حوالے سے، دبئی کے شیخ کے حوالے سے بہت ہی سنگین معاملات ثابت ہوتے ہیں، مگر یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ ڈکلیریشن دے دے کہ یہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف یہ پارٹی آپریٹ کر رہی ہے اور آپ سپریم کورٹ بھیجتے تو 15 دن میں آپ نے عمران خان صاحب کی وکٹری ہونی ہے نا. نہ تو یہ سیاسی طور پر درست ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس طریقے سے پابندیاں لگائی جائیں، آپ یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آبلیگیشن ہے جو ہم پوری کرنی ہے ہم نے، اور انشاءاللہ جو آپ کے خدشات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ایک سیاسی تجزیہ نگار کی حیثیت سے جو ہے میں ان کو کنٹیسٹ نہیں کرتا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ریفرنس آپ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے جا رہے ہیں، ہم ٹوٹلی ڈیپینڈ کریں گے جو ہمیں دیا گیا ہے، جو فیصلہ آیا ہے، جو ریفرنس ہمیں آیا ہے، جو انویسٹیگیشن جو ہے ای سی پی کی ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ اس کو بیسس بنائیں گے. اس میں کوئی سبسٹریکشن یا ایڈیشن جو ہے ہماری طرف سے کوئی نہیں ہوگی. بعد میں جو ان کے اوپر چارجز لگے ہیں، مثلا بہت ساری شخصیات ہیں، 7-8 لوگ ہیں جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے مختلف اکاؤنٹ جو ہے وہ آپریٹ کیے ہوئے ہیں، جن اکاؤنٹس میں باہر سے پیسے آتے رہے اور وہ ان اکاؤنٹس کا آپریشن کرتے رہے، جن میں اس وقت بھی بڑے مقتدر عہدوں پہ لوگ فائز ہیں. ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ کس طرح کیا. یہ سارا کچھ جو ہوگا وہ صاحب اس میں بھی ظاہر ہے وہ اکاؤنٹ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. ان کا ایک موقف ہے کہ کیونکہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوتے تھے کہ اس سے پارٹی فنڈ سے پیسے آتے تھے اور پھر وہ خرچوں کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے. اس سے بھی یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ کوئی ایسا سنگین جرم کیا ہے. ظاہر ممنوع اگر فنڈنگ ہو گئی، الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ دے دی، فنڈنگ کنفسکیٹ ہو جائے گی. آپ ایف آئی اے سے بھی اگر کارروائی کرانے جا رہے ہیں تو آپ پولیٹیکلی ٹارگٹ ہی کرنے جا رہے ہیں نا. جو آپ کے ساتھ ہوا آپ وہی کرنے جا رہے ہیں. نہیں شاہزیب، میں معذرت خواہ ہوں، ہم بالکل نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جو ہے یہ ہو کہ ہم نے کوئی قانون اور جو آئین کی حدود ہیں ان کو کراس کیا. قطعی طور پہ کسی صورت میں بھی میں بالکل یہ بات انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ امپریشن جانا کہ ہم کسی کو وکٹمائز کر رہے ہیں یا وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں وہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے. میں اس میں بالکل آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں اور اس چیز کو جو ہے ہم بالکل اوائڈ کریں گے. ہم بالکل میرٹ پہ رہیں گے، بالکل اسی ادارہ کار میں رہیں گے جو الیکشن کمیشن کا جو ہے یہ فائنڈنگ جو ہے ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں. کسی صورت میں بھی آپ اس کے بیانڈ نہیں جائیں گے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ امپریشن دینا یا ان کو انڈر ڈاگ بنانا یا ان کو کیا کہتے ہیں کسی وچ ہنٹنگ کا جو ہے تاثر دینا، یہ قطعی طور پہ غلط ہوگا، قانوناً بھی غلط ہوگا. اگر کسی ایسے شخص کے خلاف جس نے قانون یا آئین نہیں توڑا ہوا اس کے خلاف کوئی، جس طرح ہمارے خلاف ہوا، ہمارے خلاف جو چارجز تھے ہمیں رکھا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، نیب سے، ایف آئی اے سے، اینٹی کرپشن سے، ان تمام محکمے جتنے بھی محکمے جو تھے ان سے ہماری وچ ہنٹنگ ہوئی. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے یہ تاثر ملے کہ ہم وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں. خدا نخواستہ ایسا کوئی مگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب ہمیں الیکشن میں ہرا نہیں سکتے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے، اس لیے ہمیں مقابلے سے باہر کرنا چاہتے ہیں. 2017 میں یہ الزام عمران خان صاحب پر لگ رہا تھا کہ نواز شریف کو ہرا نہیں سکتے ہیں، اس لیے بیٹے سے سیلری نہ لینے کے اوپر اور ایک پورا مانیٹرنگ جج اور وہ پورا سسٹم کر کے نواز شریف صاحب کو طریقے سے میدان سے باہر کیا گیا عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے. اب خان صاحب کی یہی پلی ہے آپ کے خلاف، اور آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز ایسے ناک آؤٹ ہوتے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نہیں ہوئے، عمران خان صاحب بھی نہیں ہوں گے. میں آپ دیکھیں جو مماثلت آپ ڈرا کر رہے ہیں میاں صاحب کے، میاں نواز شریف کے کیس میں اور عمران خان کے کیس میں، جو میاں نواز شریف کا جو کیس تھا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اٹ از اے ریڈیکولس چارج جس کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور بعد میں جو ہے ان کو
पार्टी की सदारत से भी महरूम कर दिया गया। यहाँ पे नॉन पाकिस्तानी से बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी जो डोनेशंस जो है कंपनी से दी गई वो कंपनी से नहीं ले सकते। इसे जो SCCP जो है वो मना करता है, तो उसका कानून वो भी कानून के खिलाफ है। ये सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो हैं जो बाहर से हुई हैं और फ्रॉम विद इन पाकिस्तान जो हुई हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है ना वो कतई तौर पे कानूनी नहीं है, या कतई तौर पे जो कानून वज़ा हुआ है इस सिलसिले में पाकिस्तान में उसके साथ कोई जो है उनकी जो कहते हैं कि उनके दायरे कार में नहीं रहे हुए, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसलिए ये दोनों केसेस जो है नवाज शरीफ का और इमरान खान के केसेस में मैं कॉमनैलिटी नहीं ढूंढता, लेकिन ये बात ये मैं जरूर कहूंगा कि ज़ाहिर जो केस के मेरिट्स हैं उसमें जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें तो जाहिर है कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उस पर तो तकरीबन तमाम ही जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी से और डेफिनेशन निकालिए, सारा मामला हुआ। मगर मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि हमें आगे ऐसे ही बढ़ना है कि जो मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या नवाज शरीफ साहब वाला फैसला भी किस तरीके से रिवर्स हो सकता है? आपको उस तरफ जाना चाहिए कि पॉपुलर लीडरशिप का फैसला अवाम करे, ना इमरान खान का फैसला अदालतें कर रही हो, ना नवाज शरीफ का फैसला जो किया और जो कि गलत हुआ वो चीज आगे बढ़े। मैं आपकी बात समझ गया हूं, जो आप जो बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि एक सीनियर और एक मोतबर तज्जिया निगार की हैसियत से आपको यही बात करनी चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, काश के ये बात पाकिस्तान की सियासत में ये हो जाए, मैं भी इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन जब नीयतें खराब हों, आप देखें कि 4 साल जो है इस मुल्क को एक सिस्टमेटिक तरीके से इसकी मईशत तबाह की गई। इधर यहाँ पे पूरी जनरेशन का जो है इखलाक तबाह किया गया। यहाँ पे अदारे जो है उनको बर्बाद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि विच हंटिंग करनी थी, हम लोगों को कैद करना था, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाने थे। अब देखें ना, वो बार बार जो है चपरासी का एक मकसूद चपरासी का रेफरेंस देते थे। अब जो है ये 6-7 लोग जो जिनके अकाउंट्स में फेक अकाउंट्स में जो है रेमिटेंसेस आई हुई हैं वो मुलाजमीन है, जो एक छोटे मुलाजमीन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं समझता हूं कि इसमें भी एक सबक है कि आप किसी के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाएं तो वो आपके ऊपर फिर सच्चे इल्जाम लगते हैं। ये भी एक कुदरत का एक निज़ाम है, ये भी एक जो डिवाइन अकाउंटेबिलिटी है, ये उसका एक शाखसाना है। ये इससे हमें भी हर बात को, हर बंदे को जो है सोसाइटी में इससे सबक लेना चाहिए कि आप जब लोगों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं तो फिर जब पकड़ होती है अल्लाह ताला की, जब डिवाइन पकड़ होती है तो आपके ऊपर सच्चे इल्जाम लगाते हैं। दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट दिस सिचुएशन। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें इसमें कोई ऐसी हदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि कल हमें शर्मिंदगी हो कि हमने जो असलियत में जो चीज नहीं थी हमने उसको भी परसू किया है। मगर ऐसा आपकी राय है, और मगर ऐसा लगता है जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो गुस्सा है इमरान खान साहब पर वो बहुत ज्यादा है और उनकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं कि अगर नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, बहुत सारे रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं, तो उसी तरह चाहते हैं वो कि इमरान खान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते, जो तासुर उनकी बातों से मिलता है। नवाज शरीफ साहब का भी गुस्सा नजर आ रहा था जब वो मीडिया से बात कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत में कौन प्रिवेल करेगा? कल को इनकी लीडरशिप भी उस तरीके से गिरफ्तार होती नजर आ रही हो क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है, या फिर एक सेनर एलिमेंट प्रिवेल करेगा कि जी हमें हुकूमत पे फोकस करना चाहिए। जब इमरान खान ने हम पे फोकस किया तो फिर हुकूमत का देख ले कि क्या हाल हुआ, गवर्नेंस का क्या हाल हुआ, मईशत का क्या हाल हुआ, बार बार फाइनेंस मिनिस्टर बदलते रहते थे वो। बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, मैं फिर आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक मुद्दत के बाद या थोड़े अरसे के बाद जो है ये चीजें जो है ये क्रिस्टलाइज हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिस तरह आपने अभी कहा है, ये जो आपकी बात आपने की है जिससे ये हमें उसका हम ये तासुर दें या कल हम पे ही कोई इल्जाम लगाए कि इन्होंने पर्सनल अपना जो वेंडेटा है उसको परसू करने के चक्कर में मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, मुल्क का इखलाक, एक पूरी नस्ल का इखलाक तबाह कर दिया है। हम नहीं चाहेंगे हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाए और हम मुतात रहेंगे
کہ کل جو ہے ہم اس چیز کا جو ہے گلٹی نہ ہو کہ ہم نے کوئی ایسا نقصان پہنچایا ہے کسی اپنی پرسنل ایمبیشنز کو یا پرسنل وینڈیٹے کو جو ہے وہ پرسو کرنے میں، جس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے، معاشرے کا نقصان ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم محتاط رہیں گے۔ بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے۔ ایک اور اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ خان صاحب نے کل جو بات کی، انہوں نے اپنے آپ کو تو چارج شیٹ کر ہی دیا کہ وہ نیوٹرلز کے کہنے پر چیف الیکشن کمشنر تک لگا رہے ہوتے تھے، انہوں نے آپ کو بھی چارج شیٹ کر دیا، نیوٹرلز کو بھی چارج شیٹ کر دیا۔ میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، کیونکہ آپ آئے وٹنس اس بات کے، تو ذرا ایک میں نے جواب آپ سے لینا ہے اس کا۔ نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس کے ہم ملک میں آگے چل رہے ہیں، تو ٹھیک بات کی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا۔ جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے، تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے۔ میں نے نیوٹرلز کو بتایا، میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے، یہ تو گھر کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا۔ میں اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا۔ خواجہ صاحب دلچسپ بات یہ کہ پہلے یہ آف دا ریکارڈ بات عمران خان صاحب کر چکے تھے صحافیوں سے، تو ہم نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا تھا، دیکھیے آپ نے کیا جواب دیا تھا اس وقت۔ کمشنر صاحب کا نام جو ہے میرے ہاتھ میں چٹ جو ہے پرویز خٹک صاحب نے دی اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے یہ پروپوزڈ ہے۔ انیشیٹ انہوں نے کیا، انڈورس ہم نے کیا، آج یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت کہا تھا، انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فوج کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے نام آیا تھا سکندر سلطان راجہ صاحب کا، کیا بتایا تھا؟ کنسنسس ڈیولپ کرنے میں اس وقت فوج نے کردار ادا کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ؟ ہمارے سامنے انہوں نے کسی سٹیج پہ نہیں کہا کہ یہ فوج کی طرف سے آیا ہوا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا پرپوز نام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ صاحب اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام آیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول نیوٹرل سے پہلے آپ کو منا لیا تھا، انہوں نے کہا کہ آدمی نیوٹرل رہے گا۔ ویسے تو خان صاحب کو نیوٹرل سے بھی پرابلم ہے، مگر انہوں نے لکھا۔ ایک میں بات کہوں شاید وہ اس وقت نیوٹرلز نہیں تھے خان صاحب کے، عمران خان صاحب کا جو مطلب ہے نیوٹرلز کا، اس وقت نیوٹرلز نہیں تھے، اس وقت سب جائز تھا، اس وقت سب چلتا تھا۔ جب پارلیمنٹ کے ممبران کی میٹنگ ہوتی تھی، پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہوتی تھی، اس میں یہ نہیں آتے تھے، اس میں نیوٹرلز آتے تھے۔ اس میں جو ہے جب ابھینندن کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو بھیجنا ہے، جب کشیدگی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، تو اس وقت وہ نیوٹرلز نہیں تھے، اس وقت یہ ان سے جو ہے میٹنگز کی جو ہے صدارت کرواتے تھے ان کے بہاف کے اوپر، اب بہاف کے اوپر، اور اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا، اتنا زیادہ اعتماد تھا۔ آج جو زبان ان کے متعلق استعمال کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی شرم حیا کرنی چاہیے، ان کو سنائیں وہ کلپس جو پورے ان کے پچھلے 3 سال 3.5 سال کے کلپس ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے آج نیوٹرلز کہتے ہوئے یا میر جعفر اور میر صادق کہتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے، اور کہ 3.5 سال بیساکھیاں استعمال کرتے رہے اور اب جو ہے ان کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں چٹ دی گئی، ڈیڈ لاک تھا وہ بابر یعقوب صاحب کے نام کے اوپر، چٹ مجھے پکڑائی گئی، میں نے چٹ دیکھی، اس کے بعد میں نے آپ پرویز خٹک صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں، پرویز خٹک صاحب از اے ویری آنریبل مین، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی پارٹی سے پوچھا، ہماری پارٹی نے جو ہے میاں نواز شریف صاحب سے انسٹرکشنز نہیں، ایک مشاورت ہوئی، اس کے بعد ہم نے ان کو کنوے کر دیا کہ یہ ہمیں یہ نام جو ہے منظور ہے، اور ڈیڈ لاک جو ہے وہ سالو ہو گیا، ڈیڈ لاک جو ہے ریموو ہو گیا۔ لیکن یہ جو بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتایا جائے، آپ بتائیں کہ یہ اس وقت نیوٹرلز کی ڈیفینیشن کیا تھی جب یہ ان سے صدارت کرواتے تھے یا ان کی وساطت سے میٹنگیں کرتے تھے یا ان کی وساطت سے یہ لیجسلیشن کرتے تھے، FATF کی لیجسلیشن، نیب کے لاء کے جو امینڈمنٹ، یہ سارا کچھ جو ہے ان نیوٹرلز کی بقول ان کے نیوٹرلز کی چھتری کے نیچے ہوتا تھا۔ اس وقت کیا ڈیفینیشن تھی ان نیوٹرلز کی جن کی یہ بات کر رہے ہیں یا جن کو یہ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کیا لوگ تھے؟ اس وقت سلطان ٹیپو تھے یہ سراج الدولہ تھے؟ مجھے بتائیں کہ یہ میر صادق میر جعفر اس وقت سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو تھے ان کی ڈیفینیشن کے مطابق، اور آج وہ جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے ہیں۔ خواجہ صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ کیا پہلے ہی جب آپ کے ہاتھ پر رکھا یہ نام پرویز خٹک صاحب نے، اس سے پہلے کیا نیوٹرلز آپ لوگوں کو اپروچ کر چکے تھے، آپ کی لیڈرشپ کو اپروچ کر چکے تھے، آپ کے علم میں تھا، آپ لوگوں کو منا چکے تھے؟
कतई तौर पे नहीं, मैं इस मामले को एज पार्लियामेंट्री लीडर जो है उसको डील कर रहा था और हमें हर मरहले पे मियां नवाज शरीफ साहब से हम मुशावरत कर रहे थे, उनसे गाइडेंस ले रहे थे। जो भी नाम आता था, जिसका भी नाम आता था किसी स्टेज पे और भी इदारों के जब आए नाम जो है, तो हमने मियां साहब से गाइडेंस ली। हमें किसी स्टेज पे कोई इंक्लिंग भी नहीं थी, कोई शायबा भी नहीं था कि कौन सा नाम आएगा। ये तकरीबन 4, 5, 6 दिन 8 दिन जो है वो बाबर यकूब साहब के नाम के ऊपर, क्योंकि उन पे एतमाद था कि उन्होंने 2018 में जो वारदात की हुई थी वो उससे ये मुस्तफीद हुए थे, इसलिए उन पे एतमाद था, ये इंसिस्ट करते रहे। फिर उसके बाद ये भी नाम उन्होंने दे दिया। ये नाम जो है हम बाबर यकूब साहब के मुकाबले में हमें डेफिनेटली ज्यादा सूट करता था। बाबर यकूब साहब जो है एक वारदातिये थे पिछले इलेक्शन के, उनके मुकाबले में एक बंदा आया है जिस अनब्लेमिश्ड उसका रिकॉर्ड है, उसका एज ए ब्यूरोक्रेट जो है बड़ी इज्जत आबरू है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसमें मियां साहब से हमने एंडोर्समेंट ले ली और हमने इनको कन्वे कर दिया। मगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके हवाले से जाहिर है क्योंकि ये रेलवे मिनिस्ट्री में शेख रशीद साहब के साथ भी काम कर चुके थे, तो उन्होंने भी इमरान खान साहब को खत लिखा था कि ये रिटायर हो रहे हैं, अगर इनकी तौसी हो सकती है तो बहुत अच्छा, नहीं हो सकती तो इनको कम से कम ओहदा दिया जाए, क्योंकि बहुत काबिल और ईमानदार आदमी है। शेख रशीद साहब ने भी इनकी तारीफ की थी। मगर अब एक दिलचस्प बात यह है, ये लग गए जनवरी 2020 में, शेरी मजारी साहिबा ने इसको अनाउंस किया कि हमारे मुत्तफिका ये उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब ने। उसके 1 साल बाद पिछले साल जनवरी में आप इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे 19 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन के बाहर, कि फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा तकारीर कर रही थी और उसके अगले दिन इमरान खान साहब इन्हीं को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि ये अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा है ये सही तरीके से आगे बढ़ाएगा। और 1 साल बाद आप इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिफा कर रहे हैं, इमरान खान साहब अटैक कर रहे हैं। तो ये हुआ क्या है, ये कैसे लगे हैं और कैसे आप लोगों की राय 1 साल में बात बदली और फिर 1 साल बाद फिर बदल गई, इमरान खान साहब की फिर बदल गई? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। मैं पहले अपना जो हमारे ऊपर आपने इस्तराज किया, मैं पहले उसका जवाब दे। देखें शाह साहब, जब हमने कहा कि ये डिले हो रही है, हमने सोचा कि ये जो है जो चेंज हुई है लीडरशिप जो है इलेक्शन कमिश्नर की, पिछले इलेक्शन कमिश्नर 5 साल इसको लेके बैठे रहे, इसके ऊपर रादर बैठे रहे, जो है ये जो रेफरेंस था उसके ऊपर। तो अब नए आए हैं तो कम से कम हमें एक सियासी तौर पे अपना एक्सप्रेशन जो है एंग्जाइटी का वो जरूर करना चाहिए। उसमें बिल्कुल कतई तौर के ऊपर इनके ऊपर कोई अदम एतमाद नहीं था या इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन सियासतदान जो है या सियासी पार्टियां जो हैं या सियासी वर्कर जो हैं किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए जो है इस किस्म के मुजाहरे जरूर करते हैं। मुजाहरों से ये मतलब नहीं है कि हमने किसी इंस्टीट्यूशन के सामने मुजाहरा किया है, अपनी दादरसी के लिए, अपने ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए हमने किया है। तो इट वाज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, जब इन्होंने मुजाहरे करने चुने जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो इन्होंने खास तौर पे ये अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने कि आप क्लिप निकाल के देखें कि सरदार रजा साहब ने 5 साल जो है वो ये किया वो किया, उनकी बदियां बुराइयां की सरदार रजा साहब की, और वो ठीक है ये गलत है, ये इमरान खान साहब समझ सकते हैं कि वो बदियां बुराइयां जो है वो कैसी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुल्तान सिकंदर साहब की तारीफ, राजा साहब की तारीफ की, उन्होंने कहा बड़े अच्छे हैं, ये आए हैं, ये ही इज ऑन रिकॉर्ड। शेख रशीद साहब सिर्फ रिकॉर्ड पे नहीं है, ये खुद रिकॉर्ड पे हैं, और भी इनके जो रहनुमा जो हैं उन्होंने तारीफें की हुई है। हमने किसी स्टेज के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज नहीं किया। He has an impeccable record as a bureaucrat, the honorable man. I know him personally. मैं जब वो सेक्रेटरी थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पंजाब में लॉन्ग टाइम बैक, मैं 12-13-14-15 साल की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उनको जानने का एक्सपीरियंस हुआ। ही इज ए वेरी फाइन मैन, इंटेग्रिटी वाले आदमी है, और उसका इजहार इन्होंने भी किया और उसको हमने भी इंडोर्स किया। बाद में जो है ताकि आपका मफाद का टकराव हुआ, जब आपके मफाद जो है वो जेपरडाइज हुए, तो आपने अपनी राय बदल दी। ये अभी जो थोड़ी देर पहले आपने जो बात करते हैं कि जो भी चीज जो है जब सेल्फ मोटिवेटेड हो, जैसे मोटिवेटेड हो, या आपके अपने जो ऑब्जेक्टिव जो है वो उसको मोटिवेट करते हो, वो उसके रिजल्ट हमेशा खराब निकलेंगे। मुल्क को मिल्लत का मफाद जो है वो सोल मोटिवेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का मफाद जो है सोल मोटिवेशन होनी चाहिए। 75 साल हो गए हमें बने हुए, अल्लाह के फजल से आजाद हुए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी जो था उसके दिल में या उसके ज़हन में
एक जो जज्बा था, एक जो उम्मीद थी, एक जो कॉन्फिडेंस था 1947 के 14 अगस्त को, आज वो नहीं है। मायूसी है, वैसे बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा रही है, मगर क्या कानूनी तौर पर केस इतना मजबूत है? इस पर माहिरीन कानून की राय आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान की नाअहली का भी दावा कर रहा है, उनके सादिक और अमीन ना रहने का भी दावा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन में झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराने पर नाअहली का दावा किया जा रहा है। यूं मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक बार फिर आर्टिकल 62 और 63 की गूंज पैदा हो गई है। यह आइन की वही शिकें हैं जिनकी बुनियाद पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और फैसल वाउडा समेत कई दीगर सियासतदान ताहयात नाअहल हो चुके हैं। जबकि खुद इमरान खान को 2017 में भी इस बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा था, मगर वो सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन करार पाए थे। उस वक्त इमरान खान की नाअहली के लिए नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और उन पर असासे छुपाने, ऑफशोर कंपनी जाहिर न करने, बनी गाला की रिहाइशगाह की गलत मनी ट्रेल देने और साथ ही तहरीक इंसाफ के लिए गैर मुल्की फंडिंग लेने से मुतालिक इल्जामात लगाए थे। ये केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब और मौजूदा चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने सुना था और उस बेंच ने अपने फैसले में इमरान खान को दीगर तमाम इल्जामात से तो क्लियर कर दिया था, मगर गैर मुल्की फंडिंग लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए इमरान खान के गलत सर्टिफिकेट के मामले को खुला छोड़ दिया था और मुतल्लिका फोरम यानी इलेक्शन कमीशन को मजीद इंक्वायरी का कहा था, जिस पर अब तफसीली इंक्वायरी के बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में साबित हो गया है कि इमरान खान गलत सर्टिफिकेट जमा कराते रहे हैं। और अब तहरीक इंसाफ का दावा है कि इसमें इमरान खान का क्या कसूर है, उन्होंने तो वही किया जो ऑडिटर ने कहा। मगर इत्तेहादी हुकूमत का दावा है कि 2017 में हनीफ अब्बासी की पिटीशन का मामला फिर खुल गया है। आपको बता दें कि 2017 में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद यह फैसला तहरीर किया था, जिसके मुताबिक हनीफ अब्बासी का केस था कि इमरान खान ने बतौर सरबराह तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के आर्टिकल 13 की शिक 2 के तहत जो सर्टिफिकेट्स जमा कराए हैं वो गलत हैं, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए आइन के आर्टिकल 62 के तहत उन्हें नाअहल कर दिया जाए। अदालत ने सवाल के जवाब में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के आर्टिकल 13 का हवाला देकर लिखा कि इमरान खान ने गलत सर्टिफिकेट्स जमा कराए हैं या नहीं। ये सवाल उस सूरत में उठाया जा सकता है कि जब पहले ये साबित हो जाए कि तहरीक इंसाफ एक फॉरेन एडेड पार्टी है और उसने ममनुआ ज़राए से फंडिंग या अतियात लिए हैं। फैसले के मुताबिक जहां तक तहरीक इंसाफ के फॉरेन एडेड पार्टी होने का ताल्लुक है, उस पर हमारी ये राय है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का आर्टिकल 15 इसका तरीकाकार वाज़ेह करता है, जिसके तहत सिर्फ वफाकी हुकूमत ही किसी जमात को फॉरेन एडेड पार्टी करार देने का डिक्लेरेशन जारी कर सकती है और इस डिक्लेरेशन पर फैसला करने का मखसूस फोरम सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर डिक्लेरेशन की तस्दीक होने की सूरत में सियासी जमात तहलील हो जाती है। मज़कूरा तरीकाकार आइन के आर्टिकल 17 की शिक 2 में बयान किया गया है और आइनी स्कीम की रोशनी में हम मौजूदा केस में आर्टिकल 184(3) के तहत अपना दायरा कार इस्तेमाल करने के लिए कायल नहीं हो पाए हैं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि सियासी जमात के सरबराह की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की शिक 13 के सेक्शन 2 के तहत दिया गया सर्टिफिकेट गलत है या नहीं, किसी अदालत में ऐसी कोई भी फाइंडिंग देने से पहले मुतल्लिका फोरम यानी इलेक्शन कमीशन में यह तयन करना लाजमी है कि सियासी जमात ने आर्टिकल 6 के सेक्शन 3 के तहत ममनुआ अतियात लिए हैं या नहीं लिए हैं और साथ ही आर्टिकल 2C के तहत ये जमात फॉरेन एडेड पार्टी है या नहीं। फिर अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि मुतल्लिका फोरम पर सियासी जमात के खिलाफ फाइंडिंग सामने आने और फिर PPO के तहत एक्शन लिए जाने के बाद ही गलत सर्टिफिकेट के मामले को किसी अदालत में सेकेंडरी फैक्ट के तौर पर देखा जा सकेगा। ये तो था इमरान खान की नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो पैरा जिसमें गलत सर्टिफिकेट जमा कराने के मामले पर अदालत ने अपनी राय दी थी और वाज़ेह किया था कि पहले इलेक्शन कमीशन इल्जामात साबित करे और फिर इसके बाद ही अदालत में गलत सर्टिफिकेट का मामला देखा जा सकेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर पार्टी फंडिंग से मुतालिक गलत सर्टिफिकेट जमा कराने का इल्जाम साबित हो गया है और ममनुआ ज़राए से फंडिंग का इल्जाम भी साबित हो गया है और अब इत्तेहादी हुकूमत इसी बुनियाद पर इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का भी इशारा दे रही है। अब अहम बात यह है कि इमरान खान की नाअहली से मुतालिक जो फैसला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, उस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस सुमरता बंदियाल भी शामिल थे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और अगर इत्तेहादी हुकूमत ने अपने दावे के मुताबिक अदालत से रुजू किया तो उनके सामने ही ये मामला आएगा। बहरहाल आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली का मामला अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो देखना यह होगा कि इमरान खान की इस पर राय क्या होगी, क्योंकि इमरान खान का इन्हीं आर्टिकल्स के हवाले से मौक़िफ़ मुसलसल बदलता रहा है। 2000 की दहाई में जब MQM इमरान खान को उनके मामलात की वजह से इसी आर्टिकल के तहत नाअहल कराना चाहती थी तो इमरान खान ने उस वक्त वादे किया था कि इस आर्टिकल पर तो पूरी असेंबली नाअहल हो जाएगी, ये तो काबिल अमल ही नहीं है, ये आर्टिकल तो ज़ियाउल हक लाए
आर्टिकल 62-63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाए, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं। It's too ridiculous to invoke Article 62-63 and by General Musharraf and the MQM. Remember, these are supposed to be liberal parties. Not only the religious parties have never invoked this article. By the way, this was General Ziaul Haq's article. The Election Commission will discredit itself if it does that. In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. Which is why it's never been invoked. और फिर जब जुलाई 2017 में अदालत ने इसी आर्टिकल के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया तो इमरान खान उस फैसले पर खुश थे। उस पर तहरीक इंसाफ ने जश्न भी मनाया। हालांकि अदालत ने नवाज शरीफ को अपने बेटों से तनख्वाह ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकाल कर नाअहल कर दिया था। इमरान खान तब आर्टिकल 62 और 63 को बहुत अहम समझते थे, इसका दिफा करते थे। 62-63 बुनियादी चीज है लीडरशिप के अंदर, सादिक और अमीन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी लोग उनको सादिक और अमीन समझते थे, सच्चे और ईमानदार। एक लीडर के लिए ये बुनियादी जरूरियात है, ये क्वालिटी है, बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक लीडर में है। अगर वो सच्चाई नहीं है तो जिस तरह आप देख रहे हैं ना, नवाज शरीफ के साथ कोई निकल ही नहीं रहा। मेरा पॉइंट ये है कि सादिक और अमीन अगर आप निकाल देंगे तो आप क्या ये जिसका भी आइडिया है फिर साथ ये ले आए कि पूरी करप्शन की इजाजत दी जाए। मगर फिर दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया और इस वक्त जाहिर है जहांगीर तरीन इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे। तो इमरान खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी चाहिए। अगर ट्रेडिंग का इल्जाम साबित हो, मैं अर्ज कर उसके ऊपर तो नहीं ना अदालत ने लिया एक्शन, और उस पर तो नहीं किया अदालत ने। बेसिकली मैं सिर्फ वो जो कह रहा हूँ जिसके ऊपर एक्शन लिया वो ट्रस्ट के ऊपर था। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आगे से इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि हमारी, क्योंकि ये जो है ना, ये अभी इवॉल्व हो रहा है 62-63 सादिक और अमीन इवॉल्व हो रहा है कानून। इसकी एवोल्यूशन में अगर आप टेक्निकल डिक्लेरेशन के ऊपर आप किसी को निकालते जाएंगे जो जिसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ना हो, उससे मुझे कोई फायदा ना हो। अगर चले चीज है, आपने मुझे कहा ना कि जी ये न्याजी सर्विस ये वो, मुझे तो कोई फायदा नहीं था, पाकिस्तान को नुकसान नहीं था। इस चीज के ऊपर उनको नजरसानी करनी चाहिए। और जब जहांगीर तरीन नाअहल हुए तो खुद इमरान खान को भी अदालत से ये शिकायत हो गई कि ये किस बात पर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, किसी और बात पर करते। मैं समझता हूँ जजेस को मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 100 चीजों पर कर सकते थे, उन्होंने पता नहीं है क्या एकामे पे किया। इतनी ज्यादा चीजें आई हैं अदालत में, झूठ पे ही भेज देते हैं उसको घर। कतरी खाद से बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है, उसी पे इसको पकड़ सकते थे। अब देखना होगा कि अगर ये केस अदालत में गया तो इमरान खान की आज यानी 2022 में आर्टिकल 62-63 के हवाले से क्या राय होगी। ताम ममनुआ फंडिंग केस में गैर मुल्की कंपनियों और गैर मुल्की शहरियों से फंडिंग लेने का इल्जाम दुरुस्त साबित होने के बाद तहरीक इंसाफ ने यह पोजीशन इख्तियार की हुई है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में कोई बयान हल्फी नहीं दिया बल्कि सर्टिफिकेट जमा कराया है। इमरान खान ने कहा कि मैंने बयान हल्फी नहीं सर्टिफिकेट दिया है, जैसे मैं शौकत खानम अस्पताल की फंडिंग से मुताल्लिक देता हूं, मैं ये सारा बजट कैसे देख सकता हूं। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि इसने दस्तखत किए थे उन अकाउंट्स के ऊपर 2012 में। क्या फर्क होता है एक एफिडेविट का और एक सर्टिफिकेट का? एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। एफिडेविट वो होता है जब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन को कि मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सर्टिफिकेट का बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब है। शौकत खानम का सालाना जो कि बजट है 16 अरब रुपया है। मैं हूं चेयरमैन बोर्ड का, मेरे सामने वो आता है बजट साइन करवाने के लिए। अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, उन्होंने पूरा देखा होता है, फिर वो ऑडिटर्स वो देखते हैं उसको, फिर वो मुझे बैठ के कहते हैं कि जी हमने ये सारे अकाउंट्स देख लिए हैं तो अब आप इसके ऊपर साइन कर दें। और जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मुझे पता है ये अकाउंट ठीक है क्योंकि मैं उनके ऊपर रिलाय कर रहा हूं। मैंने तो 18 अरब की कोई काउंटिंग नहीं करनी। अब आम बात यह है कि जैसे साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने भी बयान हल्फी का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए सर्टिफिकेट का ही मामला खुला छोड़ा था, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक गलत सर्टिफिकेट्स थे। मगर यहाँ इमरान खान ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्हें हर फंडिंग का इल्म नहीं हो सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या इमरान खान को अपने करीबी दोस्त आरिफ नकवी की कंपनी से तहरीक इंसाफ के अकाउंट में
21 लाख डॉलर्स ट्रांसफर होने का भी इल्म नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी रकम तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए और इमरान खान को पता ही ना चले। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि कमीशन इस बात से मुतमईन है कि जो इमदाद और चंदा तहरीक इंसाफ ने हासिल किया वो ममनुआ ज़राए से हासिल किया है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी वुटॉन क्रिकेट की तरफ से आए 21 लाख डॉलर्स भी शामिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानते हुए रजामंदी के साथ आरिफ नकवी की वुटॉन क्रिकेट नामी कंपनी से ममनुआ फंड्स हासिल किए। इसके अलावा आरिफ नकवी की वुटॉन क्रिकेट से तहरीक इंसाफ को लाखों डॉलर्स की मुंतकली के बारे में बरतानवी सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने हाल ही में छपने वाले अपने आर्टिकल में मजीद तफसीलात बताई हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली अपनी रिपोर्ट में साइमन क्लार्क ने लिखा है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को फंड करने के लिए गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अफराद और गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी आयद है, लेकिन अबराज ग्रुप की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात जो फाइनेंशियल टाइम्स ने देखी हैं, जिसमें एक बैंक स्टेटमेंट भी शामिल है जो वुटॉन क्रिकेट के मुत्तहिदा अरब अमारात में अकाउंट की तफसीलात को 28 फरवरी 2013 से लेकर 30 मई 2013 तक कवर करती है। उस बैंक स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि पाकिस्तानी शहरियों समेत गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों ने वुटॉन क्रिकेट के अकाउंट में लाखों डॉलर्स भेजे और बाद में यह पैसा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए भेजा गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलबत्ता ये बात पहले ही रिपोर्ट हो चुकी है कि आरिफ नकवी ने इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को फंड किया है, मगर आरिफ नकवी के पास पैसे आए कहां से, इस हवाले से पहले कभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। वुटॉन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि उनके अकाउंट में मार्च 2013 में अबराज इन्वेस्टमेंट, जो आरिफ नकवी की इक्विटी फर्म का फंड मैनेजमेंट यूनिट है, उससे 13 लाख डॉलर्स मौसूल हुए और इस तरह जो वुटॉन क्रिकेट के अकाउंट में पहले सिर्फ 5,431 डॉलर्स की रकम मौजूद थी उसमें इजाफा हो गया और उसी दिन ही वुटॉन क्रिकेट कंपनी ने मौसूल होने वाले 13 लाख डॉलर्स को पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया और फिर अबराज ग्रुप ने इस रकम को एक होल्डिंग कंपनी के नाम पर एक्सपेंस कर दिया, जिसके जरिए वो पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करता है। सिर्फ यही नहीं, फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात से पता चलता है कि अप्रैल 2013 में वुटॉन क्रिकेट के अकाउंट में मजीद 20 लाख डॉलर्स आए और ये 20 लाख डॉलर्स देने वाले शख्स शेख अबू अन-नहयान बिन मुबारक अल-नहयान हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान के रुकन हैं, वहाँ की हुकूमत के वजीर हैं और पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह के सरबराह हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद आरिफ नकवी ने अपने एक साथी से ईमेल्स का तबादला किया और कहा कि तहरीक इंसाफ को मजीद 12 लाख डॉलर्स भेजे जाएं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वुटॉन क्रिकेट के अकाउंट में मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख और वजीर की तरफ से जिस दिन 20 लाख डॉलर्स आए, उसके 6 दिन बाद आरिफ नकवी ने 12 लाख डॉलर्स पाकिस्तान में 2 किस्तों की सूरत में भेज दिए। रफीक लाखानी, जो अबराज ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे और जो कंपनी में कैश फ्लो को संभालने के जिम्मेदार थे, उन्होंने आरिफ नकवी को अपने एक ईमेल में लिखा कि ये पैसे जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2013 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन शेड्यूल हो गए थे तो इमरान खान के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए यह वक्त बहुत अहम था और आरिफ नकवी ने पाकिस्तान के दीगर कारोबारियों के साथ मिलकर इमरान खान की सियासी मुहिम के लिए फंड्स इकट्ठा करना शुरू किए और 2013 के इलेक्शन से पहले आरिफ नकवी के वुटॉन क्रिकेट के बैंक अकाउंट में जो सबसे बड़ी रकम आई वो 20 लाख डॉलर्स की थी, जो शेख अन-नहयान ने भेजी थी, जो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में वजीर हैं और वो पाकिस्तान में सरमायाकार भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब अबराज के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने आरिफ नकवी को ईमेल के जरिए बताया कि शेख के पैसे आ गए हैं, तो आरिफ नकवी ने जवाब दिया कि इसमें से 12 लाख डॉलर तहरीक इंसाफ को भेज दो। और शेख के पैसे आने के बाद आरिफ नकवी ने अबराज के सीनियर एग्जीक्यूटिव रफीक लाखानी को एक और ईमेल में कहा कि किसी को मत बताना कि फंड्स कहां से आ रहे हैं, मतलब पैसे कौन दे रहा है। तो रफीक लाखानी ने जवाब दिया कि जरूर सर। ये सारे और मजीद इंकशाफात गुज़िश्ता जुमे को फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने किए थे और फिर पीर को हमने उनका इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि शेख अन-नहयान ने आरिफ नकवी की कंपनी के जरिए पीटीआई को फंडिंग की थी। साइमन क्लार्क ने मजीद बताया कि जो लोग चैरिटी कर रहे थे उनको ये मालूम तक नहीं था कि उनके पैसे तहरीक इंसाफ को जा रहे हैं। So you spoke to the participants of the charity match or the event and they denied. यानी आपने इस मैच में शिरकत करने वाले लोगों से जब बात की है तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि उनके एहतियात इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थे या फिर इस मैच का इनेकाद ही इमरान खान के सियासी मकासद के लिए था। There were hundreds of people that attended this cricket match. 2010 से 2012 तक के 3 सालों में सैकड़ों लोगों ने उन क्रिकेट मैचेस में हिस्सा लिया और इन मैचेस में हिस्सा लेने वाली जिन शख्सियात से मैंने बात की है उनका कहना है कि उनके बिल्कुल इल्म में नहीं था कि एहतियात का पैसा कहां इस्तेमाल होगा और वो हैरान रह गए जब मैंने उन्हें बताया कि शायद ये पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गया है। हो सकता है कि वोटों में जमा किया गया कुछ पैसा दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो, मगर यकीनी तौर पर जिन लोगों से मैंने बात की उनका कहना था कि
उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एहतियात का पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि मेरा आर्टिकल क्या कह रहा है और तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। तो तहरीक इंसाफ इस बात की तस्दीक करती है कि आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट ने तहरीक इंसाफ को 21 लाख डॉलर्स भेजे और मेरा आर्टिकल ये बताता है कि इसमें 13 लाख डॉलर्स अबराज से आए थे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों ने नहीं दिए थे। इसके साथ साथ वोटन क्रिकेट को 20 लाख डॉलर्स शेख अन्नेहान ने दिए थे, जो अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन हैं, और अबराज की ईमेल्स में आरिफ नकवी और उनके साथी शेख अन्नेहान के उन 20 लाख में से 12 लाख डॉलर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजने की बात कर रहे हैं। वो पैसा पाकिस्तान भेजा गया और तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट से आया और अबराज के ईमेल्स में कहा गया है कि ये पैसा तहरीक इंसाफ के लिए था। मगर तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके इल्म में बिल्कुल नहीं है कि शेख अन्नेहान ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग फराहम की है। तो सूरत हाल इस वक्त यहाँ खड़ी है। इस सारी सूरत हाल में कानूनी तौर पर क्या इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब को कुछ ना हो, तहरीक इंसाफ को कुछ ना हो? कानूनी राय के सामने रखेंगे बिल्कुल बाद। तो हमें दोबारा खुशामदीद नाजरीन। हुकूमत अपनी जगह पूरा एतमाद है, तहरीक इंसाफ अपनी जगह एतमाद का इजहार कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को तौर पर कोई खतरा हो सकता है? हमारे साथ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब और मुनीफ फारूक साहब मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, ज़ाहिर है आर्टिकल 17 तो सोवरेंटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई इस मैनर में काम कर रही हो जमात उसकी बात करता है, बट हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद इनफ ग्राउंड मौजूद है, इसलिए हम रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं। आपको लगता है कि कानूनी तौर पर वाकई कोई इनफ ग्राउंड मौजूद है इस रेफरेंस को मूव करने के लिए? देखिए, हुआ यूं है कि जो सेक्शन 15 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, जो जाहिर है जनरल मुशर्रफ ने बनाया था सियासी जमातों के गिर्द दायरा तंग करने के लिए, उसमें आइन से हटकर कुछ अल्फाज का इजाफा किया गया। उसमें यह लिख दिया गया कि फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी और अ पार्टी दैट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, दोनों को तहलील किया जा सकता है, और लफ्ज उसमें और कहा गया। अब हुकूमत इसका फायदा उठाना चाह रही है। हुकूमत ये कह रही है कि अगरचे पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा कि यह मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन चूंकि ये 351 कंपनियां या मुतअद्दिद अफराद के हवाले से बात आ गई कि गैर मुल्कियों से पैसा लिया गया है, ये एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए इसको तहलील कर दिया जाए। अब मेरी नजर में जो शिक जिसका इजाफा किया गया जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसको हमें आइन की रोशनी में पढ़ना होगा। या तो ये इजाफा मावराए आइन है और गैर आइनी है, या इसको हम रीड डाउन करेंगे, यानी कि इसको हम इसकी तशरीह ऐसे करेंगे कि ये आइन से मुताबिकत रखे। और वो तशरीह मेरी नजर में सिर्फ एक ही है कि अगर ऐसा पैसा लिया गया या इस मिकदार में पैसा लिया गया जिसकी वजह से उस सियासी जमात ने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, तो फिर उसको तहलील किया जा सकता है। आप जो वाहिद ग्राउंड आइन में दिया गया है, जो वाहिद जवाज आइन में दिया गया है किसी सियासी जमात को तहलील करने का, उससे अलावा कोई जवाज नहीं पैदा कर सकते आम कानून साजी के जरिए। सियासी जमात का वजूद, सियासी जमात का बनाना, ये एक बुनियादी हक है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बारहा तस्लीम किया है। इस बुनियादी हक को इतनी आसानी से तल्फ नहीं किया जा सकता। उस रकम के बाद कोई अमल सामने आना चाहिए। मुनीब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? देखिए, जो थ्रेशोल्ड होना चाहिए किसी भी पार्टी को तहलील करने के लिए, अगर आप जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 उसको देखें, तो क्योंकि ये एक अपनी नौयत का एक नया मामला है, ऐसे मामलात पहले नहीं उठाए गए, या अगर आए भी तो उनके कोई फैसले नहीं हो सके, ये पहली नौयत का मामला है, लिहाजा इसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड डिटरमिन नहीं हुआ। अभी जिस तरह सलमान साहब फरमा रहे थे, देखिए आपने ये देखना है, और ये देखना किसी फोरम पर जाकर ही है कि क्या जो क्वांटम है पैसे का वो इतना ज्यादा है कि उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी की डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो, या उससे ये तासुर बने कि वो पाकिस्तान से प्रेजुडिशियल होकर काम कर रही है या पाकिस्तान की सॉवरेंटी या इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही थी। ये ऐसा मामला है जिसका तयन किसी फोरम पर जाकर होगा, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाकर होगा। अब अगर आज हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हम रेफरेंस भेज रहे हैं या डिक्लेरेशन कर रहे हैं और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मेरे नुक्ता नजर में इलेक्शन कमीशन ने यहां पर एक काम ऐसा किया है जो कि शायद उनके
उनको नहीं करना चाहिए था, वो ये कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज का ऑर्डर 2002 देखिए और उसको अगर आप उसका बगौर जायजा कीजिए तो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं कि इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेज दे वफाकी हुकूमत को। ये गुंजाइश 2017 के कानून के अंदर है। हाँ, ये जरूर है कि वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि अगर वो मुनासिब समझे और उनके पास सफिशिएंट एविडेंस हो तो वो डिक्लेरेशन कर सकता है, लेकिन वो भी डिक्लेरेशन उसका थ्रेशोल्ड डिटरमिन्ड नहीं है। मैं दोबारा ये कहूंगा, ये ऐसा मामला है जो अभी आज तक इसकी इंटरप्रिटेशन हुई नहीं है। जहां तक बात है प्रोहिबिटेड फंडिंग की, और जो इमरान खान साहब का एक स्टांस है उसके ऊपर कि 2012 में जब हमने या 13 में फंड लिए तो उस वक्त कंपनीज को से पैसा लेने की ममानियत नहीं थी कि 2017 के कानून में आई। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर मुझे उनकी राय से इख्तलाफ है और मैं नहीं समझता कि वहां पर इमरान खान साहब की बात दुरुस्त मानी जा सकती है। वो इसलिए कि अगर आप जो सेक्शन 6(3) है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का, अगर आप उसको पढ़िए तो जहां पर इंटेंट ये है, बेशक ये कितना ही पुअरली ड्राफ्टेड कानून हो, लेकिन अगर इंटेंट ये है कि आपने डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड जो कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो और किसी तरह की फर्म हो, अगर आपने उसको डिस्टिंक्ट कर दिया है तो मल्टीनेशनल का मतलब यहां पर यह लिया जाएगा ऐसी कंपनी जो कि मुल्क से बाहर भी काम करती है, जिसके ऑफिसेज मुल्क से बाहर भी है, एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शंस में भी काम करती है। क्या ऐसी किसी कंपनी से पैसे लेना दुरुस्त होगा? अगर नहीं दुरुस्त होगा तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग के असर में तो जरूर आएगी और वो फंड्स तो जरूर कॉन्फिस्केट होंगे। और साहब, एक और जो बात है वो ये कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने कोई बयान हल्फी नहीं दिया, ये तो डिक्लेरेशन है। आपको लगता है कि जो एक सर्टिफिकेट है, बयान हल्फी नहीं है, ये वाकई इससे 62-63 नहीं लगेगा? क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत ही सख्ती से नवाज शरीफ साहब के साथ निपटा गया था कि ये बयान हल्फी ना हो, ये तो मेरी तरफ से बस सर्टिफिकेट था, ये वाली जो प्ली है। देखिए जी, 62(1) के हवाले से तो कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। जो मयार मियां नवाज शरीफ के मुकदमे में लगाया गया था, अगर तो वो मयार लगाया जाता है तो फिर तो यकीनन 62(1) का केस बन सकता है, लेकिन मेरी नज़र में वो मयार दुरुस्त नहीं था, ना उस वक्त दुरुस्त था ना अब दुरुस्त है। हमें उस मयार को बदलना है, उसका तयन करना है कि किसको हमने गैर सादिक कहकर पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए निकाल देना है, खा वो कितना अहम लीडर क्यों ना हो। जब भी हम इस तरह के दरवाजे ढूंढते हैं, किसी को गद्दार कह दिया, किसी सियासी जमात को तहलील करने की कोशिश की, किसी लीडर को कह दिया कि ये सादिक अमीन नहीं है, तो हम अपने सियासी अमल को ठेस पहुंचाते हैं। ये मामलात बहुत ही शाज़ व नाज़िर होने चाहिए। हमने इनको एक सियासी हरबा बना लिया है और इसमें यकीनन कसूर उन फैसलों का है जिन्होंने एक मुबहम मयार कायम किया और एक बुरी रिवायत हमारे सामने पेश की। आज अगर कोई सियासी जमात चाहती है कि वो उनका फायदा उठाए तो सियासी तौर पे ये बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, हमारे सियासी अमल के इर्तका के लिए किसी सूरत भी अच्छी बात नहीं। हमें अब माजी की गलतियों से आगे बढ़ना है और उनकी तलाफी भी करनी है। तलाफी फिर उनकी तस्हीह कैसे हो सकती है? या फिर ये होगा कि जहां से इमरान खान साहब के लिए गलत होना बंद हो जाए, या फिर जो माजी में जिनके साथ गलत हुआ उनकी भी तस्हीह की जाए, वो कैसे हो सकता है और कैसे मुमकिन है? देखिए, मुमकिन तो इस तरह है कि एक आईनी तरमीम आए, 62(1) का मयार मुकर्रर किया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसका असर जो है, अगर तरमीम होती है या इसको ख़त्म किया जाता है तो उसको माजी से दिया जाए। इस किस्म की शिकों ने और बिलखुसूस इस शिक ने बहुत बेयकीनी की फ़ज़ा पैदा कर दी है और एक सियासत को एक इल्ज़ाम तराशने का और इल्ज़ाम लगाने का एक मशगला बना दिया है। तो आईनी तरमीम इसका एक सही हल होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ कर किसी मरहले पर यह फैसला करना होगा। मुनीब, आप जरा अपनी क्विकली राय दीजिएगा इस पर कि ये खतरा है 62-63 का जो माजी में प्रेसिडेंट सेट कर दिया अदालत ने? जी, अगर तो लेंस वही इस्तेमाल किया जाए जो मियां नवाज शरीफ के लिए किया गया था तो तब तो एक फिट केस बनता है। 62(1) के अंदर ना ही एफिडेविट का जिक्र है ना ही सर्टिफिकेट का जिक्र है, वहां तो एक डिक्लेरेशन का जिक्र है। अगर आपने वही लाहो लश्कर इस्तेमाल करना है और वही पैराफर्नीलिया मौजूद हो जो कि मियां नवाज शरीफ के वक्त मौजूद था, तो क्यों नहीं पाकिस्तान की अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे फैसले किए गए हैं जहां अपनी पहले की राय को तब्दील किया गया है गलती समझकर। तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है और अगर उसी सेंस को अप्लाई किया जाए, उसी मेयार को अप्लाई किया जाए तो बिल्कुल केस बनता है और 62(1) के तहत बहुत कुछ हो सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ भी। बहुत शुक्रिया, कानूनी राय आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।